जय श्री स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, श्री सजानंद गुरुकुल संचालित श्री पुरुषोत्तम विद्यालय मानकुआ ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी उसमें एक हम पाठ पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे थोड़ी बातें करना चाहता हूँ कि मनुष्य जो है वो अपने जीवन काल में कई जगह घूमने फिरने के लिए जाता है, क्योंकि कई लोगों को शौक भी होता है कि कहीं ऐसी जगह घूमने फिरने के लिए जाए जो कभी उसने देखी ना हो या मन को अच्छा लगे, उसके लिए वो कहीं घूमने जाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपको भी घूमने का शौक होगा कि कई जगह कई जीवन काल में हमें ऐसा लगता है कि अब कहीं पर बाहर घूमने के लिए जाना चाहिए। इसके लिए वैकेशन आता है। वैकेशन में हम अक्सर अपने संबंधी या बच्चे हो तो अपने माता पिता के साथ जाते हैं, बड़े हो जाते तो अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, और भी बड़े हो जाते हैं तो अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं। तब उस समय कुछ ऐसी जगह होती है जिसमें हमारी आंखें हैं वो चौंक जाती है, यानी कि वो दृश्य देखकर हमें एक ऐसा अनुभव होता है कि वाह कितना सुंदर दृश्य है। लेकिन बार बार वही दृश्य देखने से आपको जो आंखें हैं वो चौंक नहीं जाती। लेकिन एक उदाहरण एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे कि हम ताजमहल देखने के लिए जाते हैं तो जिसने पहली बार ताजमहल देखा हो वो उसको इतनी अच्छी तरह से देखेगा और उसकी जो आंखें हैं वो चौंका जाएगी कि उसका वाह क्या ताजमहल है। उसकी खूबसूरती को वो देखकर उनके वो तारीफ करने लगेगा। लेकिन पहली बार के जब ये ऐसा होता है, जब दूसरी बार वो ताजमहल देखना जाएगा तो पहली बार जैसा उसको अनुभव होगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो उसने पहली बार वो देख लिया है। बाद में उदासीनता आ जाती है, यानी कि अनमना हो जाता है कि हाँ ताजमहल तो हमने देखा है, क्योंकि वो प्राकृतिक शोभा नहीं है कि वो मानव सर्जित जो शोभा है। जो प्राकृतिक जो शोभा होती है जो हर एक बार बदलती रहती है, तो उसे देखने का हमारा मन है वो हर एक बार है वो मन चाहता है कि हम उसको देखते ही रहे। जैसे पहाड़ों से झरना गिरना, जितनी बार भी हम देखेंगे तो हमें वो बहुत ही अच्छा ही लगता है। क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक शोभा है। तो आज हम एक ऐसा ही पाठ पढ़ने वाले हैं, एक ऐसे जगह के बारे में जानने वाले हैं जो प्राकृतिक की शोभा है। तो वो है जगह गुलमर्ग। कि गुलमर्ग जो कश्मीर का एक प्राकृतिक शोभा बढ़ाने वाला एक स्थान है जो पहाड़ियों में है, जहाँ पर बड़े बड़े पेड़ हैं, पौधे हैं, जहाँ पर लंबे लंबे पेड़ पौधे हैं, पहाड़ियाँ हैं, हर जगह बर्फ बर्फ है। ऐसी प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ावा देती हुई एक खूबसूरत जगह है कि अक्सर लोग वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर लेखक है वो भी गुलमर्ग जो कश्मीर में जो प्राकृतिक स्थान है वहाँ पर वो घूमने जाते हैं कि वहाँ के अपने अनुभव को वो शेयर करना चाहते हैं। स्वानुभव का वर्णन किया है। स्वानुभव यानी कि प्रत्यक्ष जो अपना अनुभव होता है उसको स्वानुभव कहते हैं। तो उसका वो वर्णन करना चाहते हैं। कहते हैं कि उसमें आत्मीयता होती है। आत्मीयता यानी कि अपनापन, कि अपनेपन से जो उन्होंने वहाँ पर अकल्पनीय ऐसे दृश्य देखे जिसकी कोई कल्पना की न जाए, ऐसे दृश्य का उन्होंने वर्णन किया है। तो आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं वो एक यात्रा वृत्तांत है। उसका नाम है गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। कि गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, ये एक यात्रा वृत्तांत है। और उसके जो लेखक है वो है मोहन राकेश। उनके जो लेखक है मोहन राकेश, तो उनका हम परिचय ले लें कि मोहन राकेश का जन्म सन 1925 को जालंधर पंजाब में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी व्यवसाय से एक वकील थे, लेकिन उनको साहित्य में बहुत ही रुचि थी। इसीलिए मोहन राकेश को बचपन से ही अपने घर में साहित्यिक का वातावरण उन्हें प्राप्त हुआ। कि मोहन राकेश है वो मूलतः एक नाट्यकार और एक कहानीकार है, लेकिन उन्होंने उपन्यास भी लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कई कहानियाँ भी हैं, जैसे कि इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और आदमी आदि उनकी कहानियाँ हैं। साथ ही साथ उनके नाटक भी है कि आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, ये उनके प्रसिद्ध नाटक है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक यात्रा वृत्तांत है कि गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। कि यह जो है वो परिवेश से लिया गया है। उनकी एक रचना है परिवेश, उनका एक भाग यहाँ पर लिया गया है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभूत विवरण प्रस्तुत किया है। स्वानुभूत यानी पहले मैंने आपको बताया कि स्व अनुभव
को यहाँ पर बताया गया है कि गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपने में समाया ऐसा लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो गुलमर्ग है वो उसमें समाया हुआ है, एक अपनापन हो जाता है कि गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय अकल्पनीय यानी कि जिसकी कल्पना न की जा सके ऐसी सौंदर्य इनसे भुलाया नहीं जाता है। कि कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर हम जाते हैं तो हमें स्मृतियां इतनी प्रबल हो जाती है कि हम उसको भुला ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर लेखक को भी जब वो गुलमर्ग गए हैं वहां पर, तो वहां पर रहने के बाद उन्हें उस जगह से आत्मीयता हो गई। उसे ऐसा लगता है कि उस जगह से जब व्यक्ति जाते हैं तो अपने में से जैसे खुद से वो बिछड़ रहे हो ऐसा अनुभव करते हैं। तो यह जगह ऐसी है कि जहां पर लोग आकर्षण से वहां पर खींचे जाते हैं। हम भी जानते हैं कि कुछ जगह ऐसी होती है कि वहां पर बार बार जाना हमें अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो प्राकृतिक शोभा होती है जिनसे हमारा मन है उसकी तरफ खींचा जाता है। तो आइए हम इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं कि लेखक जब गुलमर्ग जाते हैं कि कुछ जगह होती है कि जिन्हें आंखें एक बार देखती है तो आंखें चौंक उठती है, यानी कि आंखें उसमें चिपक जाती है कि क्या आश्चर्य हो जाता है कि फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। उदासीन उदासीन यानी कि अनमना, कि फिर अच्छा नहीं, हम जानते हैं कि परिचित होगी। जैसे मैंने आपको ताजमहल का उदाहरण दिया कि ताजमहल हम जो पहली बार देखने जो व्यक्ति जाता है तो उसकी आंखें चौंक जाती है, बाद में परिचित हो जाते हैं। फिर वो ताजमहल देखने की जो बात दूसरी बार वो ताजमहल देखने के लिए जाता है तो पहली बार जितना जो अनुभव होता है उतना अनुभव उसको नहीं होता है, कि फिर आना माना कि हाँ मैंने वो जगह देखी है। पर गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है कि गुलमर्ग है जो कश्मीर का प्राकृतिक जो स्थान है वो ऐसा नहीं है। कि मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहां कुछ भी असाधारण नहीं लगा। कि लेखक कहते हैं कि जब मैं गुलमर्ग गया तो वहां पर मुझे कुछ भी असाधारण नहीं लगा। असाधारण यानी कि कुछ विशेष होना, लेकिन यहाँ पर सब सामान्य लगा। उसे क्या लगा कि वहां पर एक खुला सा सपाट मैदान है कि देवदारों के घने झुरमुट, देवदार जो पेड़ों की जाति होती है, तो झुरमुट, झुरमुट यानी विद्यार्थी मित्रों झुरमुट का अर्थ क्या होगा? झुरमुट यानी कि पेड़ पौधों का जो समूह होता है उसको झुरमुट कहते हैं। तो पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधे होते हैं उसको होते, देवदारों के वहां पर लंबे लंबे पेड़ पौधे हैं। कि बस तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया। उसे ऐसा अनुभव हुआ कि जब वो पहली बार गए तब उसे ऐसा अनुभव हुआ। मगर बाद में महीने वहां रहने पर भी एहसास हुआ, एहसास होना यानी कि फील होना, महसूस होना कि पहली बार तो क्या, बाद में कभी भी उस स्थान को मैं पूरा नहीं देख पाया। लेकिन बाद में जब वहां पर कुछ महीने रहने के बाद उसे ऐसा मालूम हुआ कि मैं घंटे भर तो क्या, लेकिन यहाँ पर रहने के बाद भी अब तक भी मैं उसको पूरा देख नहीं पाया हूँ, कि देखा नहीं जा सकता है। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर यहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे जो होती है वो इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने आप को उस सपाट मैदान या जितने भी स्थान है उनसे अपना एक हिस्सा समझता है। यह आत्मीयता शब्द है, आत्मीयता। विद्यार्थी मित्रों, आत्मीयता का क्या अर्थ होगा? यानी कि अपनापन। आत्मीयता यानी कि अपनापन। तो उस जगह से अपनापन हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि इन जगह में भी मेरा कुछ एक हिस्सा है, कि उस जगह को अपना एक हिस्सा मान लेते हैं। कि देखने लगता है कि कांपती तितलियां, उठते बादलों और बर्फ से चमकती हुई पहाड़ियों की तरह, कि वहां पर अपने को एक प्रकार का हिस्सा समझते हैं। जैसे कांपती हुई तितलियां उड़ती है तो वो अपने आप को समझ लेते हैं। बर्फ की पहाड़ियां जो है उसको भी, वो भी एक प्राकृतिक का एक स्थान है, भाग हिस्सा है, तो अपने आप को भी वैसा हिस्सा समझ लेते हैं। कहते हैं कि दूसरी ओर पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं ही रहता है, कि स्वयं उसमें वह रहता है, कि उसे अपने में समाया सा लगता है, कि पूरा गुलमर्ग स्थान है उसको अपने में जैसे समाया हुआ लगता है, कि उसमें अपने समाया लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं घना कोहरा यानी कि हम कहते हैं कि जो अंधेरा छा जाता है, कोहरे की जो रात के जो धुम्मस होती है वो छा जाती है, उसको कोहरा कहते हैं। तो घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ, कि इसीलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है कि अपने से ही बिछुड़ने का। कि जब गुलमर्ग से व्यक्ति जब वापस अपने स्थान पर जाता है तब उसे ऐसा लगता है कि
उनके अंदर से कुछ वो बिछड़ रहा है, कि कुछ कोई चीज है वो अलग हो जाती है, ऐसा एहसास होता है। एहसास यानी कि महसूस होता है कि उस रूप में जो इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रहता है, कि इतने समय तक वहां रहता है फिर भी ऐसा लगता है कि मैं इस जगह से अपरिचित हूं, क्योंकि प्राकृतिक शोभा है वो हर बार बदलती रहती है। और वह हम जब देखते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि यह तो मैंने पहली बार ही देखा हो, ऐसा अनुभव होता है। यानी कि अपरिचित मन वहां पर रहता है, तो अपरिचित सा लगता है, इसीलिए व्यक्ति को बार बार वहां पर उस जगह पर जाने के लिए उसका जो मन है वो आकर्षित होता रहता है। कि गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं, कि हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में आंखें मुग्ध होकर देखती रहती है, कि हमारी जो आंखें हैं वो मोहित हो जाती है, क्योंकि बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं तो ऐसा लगता है कि आकाश है वो हरे रंग का दिखाई देता है। वैसे आकाश हरे रंग का नहीं होता है, लेकिन वहां पर इतने बड़े बड़े पेड़ है लंबे लंबे, के ऊपर देखते तो हमें ऐसा लगता है कि आसमान है वो हरे रंग का दिखाई देता है। कि लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में भी आंखें मुग्ध होकर उसे देखती रहती हैं, और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं। कि आकाश भी में जो पेड़ पौधे हैं तो वहां पर जो फूल लगते हैं तो जो छतें हैं ऐसी लगती है कि लाल हो गई है, कि फूल है वो खिलते रहते हैं। वातावरण में नई नई कोपले फूट आती है। कोपले, कोपले का अर्थ क्या होगा विद्यार्थी मित्रों? कोपले, कोपले यानी कि नई पत्ती जो उगती है उसको हम कहते हैं कोपले। तो नई पत्ती, नई पत्तियां जो होती है उगती है उसको हम कहते हैं कोपले फूटती है। कि फूट आती है, कि हर क्षण एक नए अनुभव एवं रोमांच की सृष्टि होती है, कि हर एक पल आपको अंदर एक रोमांचित कर देती है, कि आपको एक अनोखा आनंद देती है। कि बादलों के पोर्टिको के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हुए हैं। कि बादलों के नीचे पोर्टिको, पोर्टिको यानी पोर्टिको, पोर्टिको का अर्थ होता है बरामदा। विद्यार्थी में तो आपको यह भी प्रश्न होगा कि सर बरामदा यानी क्या? तो बरामदा यानी कि सिंपल से सामान्य रूप से मैंने कहा जाता है, जो लॉबी होती है, जो घर का जो मेन दरवाजा होता है उसके आगे का भाग जो होता है उसको हम बरामदा कहते हैं, कि लॉबी की तरह जो होती है। तो बादलों के बरामदा के नीचे लोग घास के ऊपर बैठे हुए हैं, बाहें फैलाए घास के ऊपर बैठे हैं। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियां घोड़े दौड़ाती हुई नजर आती है। तो यहां पर सैलानियों का अर्थ क्या होगा? सैलानियां, सैलानियां। तो सैलानियों का विद्यार्थी में तो क्या अर्थ होगा? तो वहां पर जो घूमने फिरने के लिए आते हैं उसको कहते हैं सैलानियां। अंग्रेजी में कहते हैं टूरिस्ट, कि वहां पर जो घूमने के लिए आते हैं। तो यहां पर कहते हैं कि घूमने हुए आने वाले लोग। कि जो घूमने के लिए आए हों उसको सैलानियां कहते हैं, टूरिस्ट कहते हैं। कि उनके घोड़े दौड़ाते हुए नजर आती है, कि एक लाइन में जो घोड़े हैं वो दौड़ते हुए नजर आते हैं। कि रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहां तहां छिटकते हैं, क्योंकि सभी लोग जो आए हैं वो अनेक प्रकार के तरह तरह के रंग के कपड़े पहने हुए हैं, और ऐसे बैठे हुए लगता है कि जैसे वहां पर अलग अलग बिंदु हैं वो छिटक रहे हो। कि इस तरह से वो बैठे हैं। सहसा प्रकाश, सहसा यानी कि अचानक, सहसा, सहसा का अर्थ होगा अचानक। कि अचानक ही एक प्रकाश वहां पर आ जाता है, कि नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदे पड़ने लगती है। पारदर्शक बूंदे जिसको आर पार देखा जा सके, ऐसी बूंदे पड़ने लगती है। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है। सिहर जाना यानी कि ठंड में ठुठक जाना। कि उसी तरह से बर्फबारी शुरू हो जाती है, बर्फ की बूंदें हैं वो गिरने लगती है, और उस समय जो पूरा विस्तार है वो सिहर जाता है। कि और अपने को समेट में लगता है। कि हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। कि जो हरियाली है वो थोड़ी देर में कुहासे यानी कि कोहरा, धुम्मस, उसमें वो बदल जाता है।
कि मैदान में सुरमई आभा ओढ़ लेती है। थोड़ी देर में जो मैदान है उसमें अंधेरा छाने लगता है, सुरमई आभा ओढ़ लेती है कि चादर की तरह जो अंधेरा है वो छा जाता है। कि अब चारों तरफ धुंध ही धुंध है। धुंध ही धुंध यानी कि जो हवा में जो धूल उड़ती है उसको कहते हैं धुंध। तो वो उस समय हवा में जो धूल उड़ रही है तो चारों तरफ वो धुंध ही धुंध दिखाई देती है। और बेबस होकर फैली पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें। कि फिर बेबस होकर यानी कि असहाय, कि असहाय होकर जो व्यक्ति चलते हैं, पगडंडियां यानी कि ऐसा रास्ता जहां पर पैरों से चलने पर वो रास्ता बन जाता है, उसको हम पगडंडी कहते हैं। कि बर्फ में या कोई जगह पर चलते हैं तो हमारे पैरों के निशान हो जाते हैं, तो वो पैरों से निशान से एक रास्ता बन जाता है, उसको कहते हैं पगडंडी। तो यहाँ पर एक है कि बेबस यानी कि असहाय, बेबस। कि आखिर में व्यक्ति असहाय होकर वहां पर चलने लगते हैं और पगडंडियां एक तरह से बन जाती हैं। कि पतली पतली नरम बाहें, जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेगी, ऐसे ही कोमल, विस्मृत और निढाल। कि जब वो बर्फबारी होती है ना तो एक ऐसा दृश्य हो जाता है जैसे कि ये बर्फ भी गिर रहा है, ये बर्फ गिरा हुआ है, समझ लो कि ये बर्फ गिरा हुआ है, रास्ते में बर्फ गिरा है। तब व्यक्ति क्या करते हैं, असहाय पगडंडी से चलते रहते हैं, तो ऐसे ऐसे चलते चलते पैरों से निशान हो जाते हैं, तो ये जो स्थान है वो पगडंडी बन जाती है। और पगडंडी बन जाए तो ऐसा लगता है कि ये जो दोनों बाहें हैं वो फैलाए हुए हैं ऐसे। तो ऊपर से देखा जाए तो ये ऐसा लगता है कि दोनों नरम नरम जो बाहें हैं वो फैलाए हुए जैसे आपका स्वागत करती है, ऐसा वहां पर दिखने लगता है। तो देखो विद्यार्थी मित्र, यहाँ पर कहते हैं पतली पतली नरम बाहें, क्योंकि ये जो बर्फ होती है वो एकदम नरम होती है, बीच में से पगडंडियों का जो रास्ता बन जाता है, तो ये दोनों भाग है वो ऐसे लगते हैं जैसे नरम नरम बाहें हैं वो स्वागत करती है। कि विस्मृत, जिसे भूला न जा सके, निढाल, कि बिना कोई आकार का हो, ऐसा बिना कोई आकार का हो, निढाल है वो देखता है। सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा। कि फिर से व्यक्ति है वो रात होने का इंतजार करते हैं कि रात होने के बाद जब सुबह आएगा तब एक नया फूल जैसे खिलेगा, नई प्रकृति का जो शोभा है वो देखने को मिलेगी। तो हर एक व्यक्ति ये सोचता है कि कब रात होगी, और रात होने के बाद सुबह का वो इंतजार करते हैं, कि सुबह होने का वो इंतजार करते हैं। कि सूरज चमकेगा तो फूल से नया सपना जन्मेगा। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे जो द्वीप है वो इधर उधर भटकते फिरेंगे। कि आकाश में जो बादल हैं जो एक प्रकार से द्वीप बने हुए हैं तो वो इधर उधर भटकते रहते हैं। भेड़ों और बकरियों के रेवड़, रेवड़ यानी समूह, रेवड़ यानी कि समूह। तो विद्यार्थी मित्रों, जो भेड़ बकरियां हैं उनको चराने के लिए जाते हैं तो उनका जो समूह है वो भी कहां से जाती है, तो देखो उनका यहाँ पर समूह बताया गया है कि रेवड़ पगडंडियों पर टके जा रहे हैं, जो पगडंडियां बन गई है वहीं से भेड़ बकरियां हैं वो वहां से जाती है। कि दिन तब रात की प्रतीक्षा करता है, कि दिन है वो क्या करता है, रात की प्रतीक्षा करता है, कि जैसे रात हो जाए फिर से नया सुबह हो, नया नजारा हमें देखने को मिले। कि प्रतीत होता है, प्रतीक्षा करता हो ऐसा मालूम होता है, प्रतीत होता है कि रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। कि जो दिन में वहां पर हलचल होती रहती है वो रात होने पर क्या हो जाता है, खामोश हो जाता है। कि मैदान वही खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है, कि दिन के समय वो जो स्थान है वो एक वाचाल, वाचाल यानी बातूनी, वाचाल यानी कि बातूनी, कि जो घूमने फिरने के लिए आते हैं वो बातचीत करते रहते हैं, तो वहां पर ऐसा लगता है कि वो बातूनी स्थान हो जाता है, कि वाचाल जैसा वहां पर स्थान हो जाता है। कि गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। अब लेखक कहते हैं कि गुलमर्ग की एक रात जो उन्हें हमेशा याद रहेगी, वो कभी भी उसको नहीं भूल पाएंगे। वो कि वो होटल की खिड़की में खड़े हुए थे, दूर बहुत दूर सामने से एक बरसती हुई घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही है, कि लेखक की तरफ वो बरसती हुई घटा है वो उसकी तरफ आ रही है। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि वह मुझ तक पहुंचे और मुझे अपने में लपेट ले,
कि लेखक चाहते थे कि वो बरसती हुई जो घटा है वो उसके पास आए और उसको अपने समेट ले, अपने में समेट ले। कि बरसती घटा में गिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है, कि बहुत ही इतना कम मौका मिला हुआ है कि बरसती हुई घटा में मैं अपने आप को महसूस करूं, उसमें समाने का महसूस करूं। तो ऐसा कम मैंने जाना है। घटा ऊपर से गिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उसके ऊपर छा जाए, यह उससे अलग स्थिति है। कि घटा जो बड़ी होती है वो व्यक्ति के ऊपर एक छा जाए और उसके ऊपर बारिश कर दे, तो ऐसा उन्हें काफी अलग स्थिति लगती है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था। इस बार ऐसा लगता था कि ये बरसती घटा है, मेरे ऊपर वो आएगी, ऐसे संकेत दिखाई देने लगते हैं। कि उसके बराबर होकर अपनी खिड़की में मैं खड़ा उसे बुला रहा था, कि मैं उसके बराबर होना चाहता था, उसका सामना करना चाहता था। कि वो खिड़की पर मैं खड़ा था, उसको मैं जैसे बुला रहा था कि आ अब आ जा, मेरे ऊपर तू आ जा। कि तुझसे कमजोर नहीं हूं। हवा तेज थी मगर घटा है वो तेजी से नहीं बढ़ रही थी। कि हवा है वो तेज थी लेकिन घटा है वो तेजी से नहीं बढ़ रही थी, वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। घटा यानी कि जो बादल होता है जिसमें पानी बरसता रहता है। कि हालांकि तूफान बहुत उठा हुआ था, कि तूफान जैसे वो बहुत ही उठा हुआ था, बहुत जोर से लग रहा था, बार बार जोर की गरज भी हो रही थी जिसमें धरती और आकाश की शिराएं कांप जाती थी। कि धरती और आकाश की शिराएं जो हैं वो कांप जाती थी, ऐसी गर्जना होती थी। बार बार सामने से चित्रपट पर बिजली कांधकी थी। कांधती यानी कि जब बिजली होती है तब ऐसा लगता है जैसे आसमान को जैसे चीर देती है, ऐसे उसको कांधती थी। और प्रकाश का वो भयानक विस्फोट जो हर चीज को नंगा कर जाता था, यानी कि इतनी बिजली होती थी कि वहां पर अंधेरे में भी कोई चीज है वो साफ साफ नजर आती थी। इस तरह से भयानक वहां पर बिजली होती थी। उसका विस्फोट जो होता था, जो आवाज आती थी, तो हर चीज जैसे वहां पर खुली हो जाती थी। कि मैं खुश था कि थोड़ी देर में यह बूंदें मेरे ऊपर बरसेंगी और बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। ये लेखक चाहते थे कि उसके ऊपर यह घटा आए, उसके ऊपर यह बरसे और उसके ऊपर यह बिजली है उसका कहर टूटे। कि मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। लेखक पूरी तरह से तैयार थे कि वो बरसती हुई जो घटा है वो उसके ऊपर आ जाए। वो तो तैयार ही थे, वो इंतजार कर रहे थे कि कब वो बरसती हुई घटा उसके ऊपर आए, उसको अपने में समेट ले। मगर अचानक हवा रुक गई, अचानक परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? तो हवा रुक गई। कि बढ़ता हुआ तूफान जहां तहां ठिठक गया। अभी ठिठक जाना यानी ठिठक गया। यहां पर विद्यार्थी में तो क्या अर्थ होगा? ठिठकना यानी ठिठक। विद्यार्थी में तो छठी कक्षा में मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, हाँ, बिच्छू है वो ठिठक गया। तो ठिठक गया यानी कि रुक जाना। तो यहां पर ठिठक का अर्थ होता है रुक जाना। कि जो तेजी से जो हवा चल रही थी वो अचानक रुक गई। बढ़ता हुआ तूफान है वो जहां तहां है वो रुक गया। तूफान अब वो आगे नहीं बढ़ने लगा क्योंकि वो वहीं पर ही रुक गया। कि दूर ही कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। जिस तरह से कोई आकाश में पक्षी कट जाता है बेचारा, तो वो फिर आगे नहीं बढ़ पाता है, वो वहीं नीचे गिर जाता है। तो यहां पर भी वो बरसती हुई घटा है उसको एक कटे हुए पक्षी की तरह उन्होंने तुलना की है। कि जैसे बरसती हुई घटा है वो भी जैसे उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। दम तोड़ना यानी कि मर जाना। दम तोड़ना यानी कि मर जाना। कि बिजली की सांसें रुकने लगी। अब बिजली जो पहले जैसी होती थी वो नहीं होती थी, अब उसकी भी सांसें जैसे रुक गई हो, थोड़ी थोड़ी बिजली हो रही थी। कि मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने पर मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। क्योंकि उसका वो बराबर होना चाहते थे लेखक, तो वो भी जैसे आसमान में पहुंच गए थे। लेकिन जैसे ही तूफान रुक गया तो उसे भी ऐसा लगने लगा कि मैं भी जैसे आसमान से अब नीचे आ रहा हूं। कि तूफान का जोम उतर गया। जोम यानी कि जोर, उसका जो जोश होता है वो जैसे उतर गया। उसके साथ ही मेरा भी, कि मैं भी काफी जुनून में था, जोश था मेरा भी कि मैं भी इस का सामना करूंगा। दोनों ही आमने सामने है, लेकिन उसका भी, तूफान का भी जो जोश है वो भी उतर गया और मेरा भी साथ में जोश उतर गया। कि मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका, कि उसके बराबर का मैं कभी ना हो सका।
कि वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में दो एक बार ही आते हैं, कि लेखक कहते हैं कि ऐसे जो पल है वो जीवन में एक आध दो बार आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे, कि जो जितने भी लोग गुलमर्ग में जाते हैं तो उनके जीवन में ऐसे क्षण आते होंगे, अवश्य आते होंगे, कि तभी तो मुद्दत तक वहां रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहां ले जाता है। मुद्दत यानी कि काफी समय वहां पर रहने पर भी जो गुलमर्ग ऐसा स्थान है कि व्यक्ति को वापस खींचकर अपनी तरफ ले जाता है, यानी कि एक आकर्षक वाली जो जगह है, प्राकृतिक की सौंदर्यता वाली वो जगह है कि व्यक्ति उसकी तरफ उसका मन खींचा ही जाता है, कि खींचकर वहां ले जाता है। वरना वहां है क्या, कि वहां एक खुला सपाट मैदान जहां ज्यादा गोल्फ खेली जाती है, कि जो गोल्फ खेलते हैं, गोल्फ विद्यार्थी में तो आपने देखी एक प्ले गेम जो है जिसमें हॉकी जैसा जो स्थान होता है कि हम खेलते हैं उसको गोल्फ, तो वहां पर खेलने के लिए वहां पर लोग आते हैं, कि व्यक्ति क्यों बार बार वहां जाना चाहता है। लेखक कहते हैं कि वहां पर ऐसा है क्या, फिर भी व्यक्ति वो वहां पर बार बार वहां पर जाना चाहता है। क्या वो गोल्फ खेलने के लिए आते हैं, केवल खेलने के लिए वो गुलमर्ग में वहां पर जाते हैं? तो यहाँ पर लेखक ने इस स्थान को अपने आत्मीयता से स्वानुभव किया है। स्वानुभव यानी कि अपने अनुभव को यहाँ पर वर्णन किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर ये पाठ हमारा पूरा होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इसमें आपको किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। इसमें मैंने यहाँ पर शब्दार्थ जो लिखे हुए हैं, ये शब्दार्थ को भी आपको ध्यान से यहाँ पर देख लेने हैं। तो ये पाठ हमारे यहाँ पर पूरा होता है। तो हमारे YouTube चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से आपके साथ मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री स्वामीनारायण।